चलो नमस्कार। आज हम लोग जल संसाधन का दूसरा पार्ट लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। आप सभी बच्चों का हृदय से वंदन अभिनंदन स्वागत है। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे, आप देख रहे थे सभी परियोजनाओं के बारे में हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा। अब हम लोग जरा सा अगला देख लेते हैं। बिहार में जो 3 परियोजना है इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझते हैं, है ना। तीनों परियोजना को ध्यान से समझ लीजिए और उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। हम लोग चैप्टर समाप्त कर लेंगे और तीनों परियोजना को देख लीजिए ध्यान से। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं परियोजना में। तो बिहार में 3 परियोजना, बिहार में कितना परियोजना, नदी परियोजना 3। तो बिहार में 3 परियोजनाएं बहुत विख्यात है। कितना परियोजना, 3 परियोजना, 3 परियोजनाएं। बिहार में 3 नदियों पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, बांध बनाए गए हैं, उसके बारे में देखेंगे। एक है सोन नदी घाटी परियोजना, जिसको आप लोगों ने पढ़ा अभी, सोन नदी घाटी परियोजना पहली परियोजना हो गई। उसके बाद सबसे खच्चर नदी है कोसी, है ना। कोसी, कोसी नदी घाटी परियोजना सबसे खराब नदी है ये, है ना। बिहार के लिए अभिशाप है, शोक है, बिहार का शोक इस नदी को कहा जाता है। और एक है गंडक नदी घाटी परियोजना। तो तीनों परियोजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सोन नदी घाटी जो परियोजना है ये सबसे पुरानी परियोजना है। सोन नदी घाटी जो परियोजना है ये सबसे पुरानी है। मध्य प्रदेश में जो है ना। हम लोग सोन नदी के बारे में क्या पढ़ रहे थे, सोन नदी जो है सब आकर के पटना में मिल जाती है ना। अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की जो चोटी है वहीं से जो है आपका सोन नदी निकलता है और बिहार में आकर के वो पटना में मिल जाती है। तो ये जो हम लोग नदी पढ़ रहे हैं, तो इस पर 1874 में पहली बार, कब, 1874 में, याद रखिएगा, सोन नदी परियोजना, इसको ध्यान से समझ लीजिए। 1874 में, कब, 1874 ईस्वी में, है ना। इस नदी पर एक बांध बनाया गया था। बिहार का सबसे पुराना, है ना, कह सकते हैं कि बिहार का सबसे पुराना नदी घाट परियोजना है। बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। ये परियोजना है, ये बिहार का सबसे पुराना परियोजना है नदी घाटी में। और ये जो है वो 1874 में ही हुआ। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। इसके बाद जो सबसे खच्चर नदी है जिसका नाम है कोसी नदी घाटी परियोजना, ये देखना बहुत जरूरी है। कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी को देखेंगे तो देखिए, इसको सबसे पहले कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं। बिहार का शोक, है ना, एकदम कष्टदायक नदी है। बहुत सारे बिहारियों को बर्बाद करने में ये अपनी अहम भूमिका निभाया है। तो ये जो नदी है ना, ये सबसे शोक इसलिए कहा जाता है कि तबाही मचा देने वाली नदी है। बिहार के लोगों के लिए यह एक अभिशापित नदी है, समझे कि नहीं। तो बिहार का शोक कहते हैं। होता क्या है, आप देखिए ध्यान से, क्या होता है इसमें, इस मैटर को समझिए। देखिए, यहां पर नेपाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिहार देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा ये सब हिमालय है। क्या है, हिमालय। हिमालय का मतलब हो गया कि एकदम हिम है और बर्फ है। यहाँ पर बर्फ यानी कि ग्लेशियर है। और होता क्या है कि यहां से जब ये थोड़ा सा गर्मी के दिनों में ये पिघलता है, ग्लेशियर जब पिघलता है तो पिघल करके ना ये पूरा का पूरा आप देखिएगा ऐसे ही हिल जाता है। यहां से आपको हम बता रहे हैं, इतना तेजी से यहां से हिलता है, प्रवेश करता है कि इसके बारे में आप यही समझिए कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कोसी है, यह बिहार है। ऐसे इतना आसानी से, और यहाँ पर 7 जो नदी है इस तरह से, कितना नदी, 7 नदी, 7 नदी की धारा इस कोसी नदी के साथ जुड़ जाती है। और जैसे ही आती है तो पूरे उत्तरी बिहार में, जो गंगा नदी यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये जो उत्तरी बिहार में इस 7 नदी की धाराएं साथ हो जाती है इस कोसी के साथ। और जैसे ही ये धाराएं साथ हो जाती है ना, तो इतना तेजी से इसका पानी बिहार में आता है कि पूरे उत्तरी बिहार को डुबो देता है। पूरे उत्तरी बिहार में ये एकदम भर करके तबाही मचा देता है। तो आप देख सकते हैं, एक तो एक ऊंचाई से आया पानी, बहुत तेजी से आया,
और इसमें और 7 नदी का धारा मिल गया, 7 नदी का धारा इसी में मिल गया। तो अब बताइए, एक धारा में तो इसी तबाह कर देता, और 7 नदी जब इसके साथ मिल जाएगी तब सोचिए कि इसकी नदी की धारा कितनी तेज होगी, और ये नदी का पानी किधर जाएगा बिहार में, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस नदी को ना तबाही वाली नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तबाही वाली नदी बोलते हैं। इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। अब समझ में आ गई होगी बात? तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे, है ना। अब अगला देख लेते हैं क्या चीज है। तो कोसी नदी बिहार का इसको शोक कहते हैं। तो होता क्या है कि हिमालय से, है ना, तेजी से, कैसे तेजी से आने वाली पानी में, आने वाली जो पानी होती है, आने वाली जल में, इसके साथ जल में 7 नदी का पानी, 7 नदी का जल, 7 नदी का जल की धारा, जल की धारा 7 हो जाती है। जल की धारा क्या हो जाती है? 7 हो जाती है। और जल की धारा जब इसके साथ हो जाती है तो यह पूरे उत्तरी बिहार को तबाह कर देती है। तो यह पूरे उत्तरी बिहार को तबाह कर देती है। उत्तरी बिहार को तबाह कर देती है। उत्तरी बिहार को क्या कर देती है? तबाह कर देती है, यानी कि एकदम तबाही ला देती है। इस नदी से बहुत बाढ़ होती है और बहुत बर्बाद होती है, बर्बादी वाली नदी है ये। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। और इसी को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोसी नदी में जो तबाही है इसको कंट्रोल करने के लिए इस पर एक बांध बना। क्या बना? इस पर एक बांध बना। तो कुछ हद तक कंट्रोल हुआ, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इस पर एक बांध बना, समझ रहे हैं? तो इस पर जो बांध बना तो कुछ तो कंट्रोल हुआ, पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुआ। बांध बनाने से क्या हुआ? कुछ कंट्रोल हुआ, कंट्रोल हुआ, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाया इसकी तबाही, कंट्रोल नहीं हो पाया इसका पानी, है ना, पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुआ। तो इसी बांध को ही हम लोग कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको कहते हैं कोसी नदी घाटी परियोजना, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं? कोसी नदी घाटी परियोजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसी नदी घाटी परियोजना बोलते हैं। इसको कोसी नदी घाटी परियोजना बोलते हैं। तो ये जो बांध बना वो कहां बना, ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये बांध बना होगा तो कहां बना है। तो आप ध्यान से समझिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है हनुमानगढ़ी। कहां है? हनुमानगढ़ी। क्योंकि आप जैसे ही कोसी नदी की चर्चा कीजिएगा तो हमारे यहाँ वो नेपाल से ही आती है। और नेपाल मैंने कही तो जो हिमालय जो पर्वत है, हिमालय की जो श्रृंखला है, उसी का ग्लेशियर जब पिघलता है तो वह पानी बन करके ये आ जाती है यहाँ पे। तो वही कहते हैं कि नेपाल के हनुमानगढ़ी में कोसी नदी पर एक बांध बनाया गया है ना, एक बांध बनाया गया है। लेकिन ये बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर हनुमानगढ़ी की बात करें तो यह नेपाल, है ना, नेपाल और भारत जहां पर है ना, नेपाल जो हनुमानगढ़ी, तो जहां नेपाल और भारत का बॉर्डर है वहीं पर है। नेपाल और भारत के बॉर्डर पर है, भारत के बॉर्डर पर है। समझ में आई बात? नेपाल और कहां है? भारत के बॉर्डर पर भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। और नहीं तो जब पूरा जानकारी लेना है तो उसको सीधा बोलिए हनुमानगढ़ी। तो नेपाल के हनुमानगढ़ी पर यह बांध बनाया गया है। और इस नदी की ये मतलब विशेषता नहीं बोलिए, इसकी खराबी क्या है कि यह नदी बहुत मार्ग बदलती है। यह नदी क्या होती है? बहुत मार्ग बदलती है। बहुत मार्ग बदलती है कि मतलब क्या हो गया? मार्ग बदलती है। जैसे देखिए, जब कोसी नदी इस बिहार में आई है कि नहीं, कोसी नदी जब इसमें बिहार में आएगी तो कोसी नदी जैसे ही आएगी ना तो स्थिति क्या होता है कि जैसे मान के चले कि पानी का दबाव, किसी नदी के पानी को साथ धारा मिलता है, अगर इधर में ठेल दिया तो ये पानी इधर में सब जाएगा, इधर में तबाही ला देगा, इधर में जाएगा तो इधर में पूरा तबाही ला देगा, इधर कर देगा तो इधर में तबाही ला देगा। मतलब किधर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, कोई रास्ता इसका नहीं है। मालूम चल रहा है कि यहाँ आदमी सोया हुआ है, रात राती है ना, बाढ़ आया इधर का बहा ले गया, अया सोया हुआ इधर से बहा लेगा, मतलब किधर जाएगा इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा मार्ग बदलती है, यह नदी मार्ग बहुत बदलती है।
और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी का नाम बताइए, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी का नाम, बदलने वाली नदी का नाम, तो क्या बोलिएगा? तो सीधे बोलिए कोसी नदी। क्या बोलिएगा? कोसी नदी, जो सबसे बड़ी मार्ग, सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, तो यही था। अब स्थिति को समझिए। यहां पर एक चीज और समझिए, कोसी नदी पर जहां पर बांध बनाया गया है तो उसके ठीक पीछे, कहां? उसके ठीक पीछे निश्चित है कि एक झील बन गया होगा, है ना। पानी जब रुकेगा, जहां पे पानी स्थिर रहेगा तो वहां क्या बन जाएगा? एक झील का निर्माण हो जाएगा। तो सोन नहीं, कहां पे? सोन नदी पर हम बता रहे थे। यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, यहीं पर सोन नदी पर समझ लीजिए। सोन नदी पर जहां पर बांध बनाया गया है वहां की बात कर रहे हैं। तो सोन नदी के पीछे, है ना, सोन नदी के पीछे जल जमा होगा, जल क्या बना लिया होगा? झील का निर्माण किया होगा, झील। तो इस झील का नाम बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोन नदी पर जहां पर बांध बनाया गया है तो उसके जो पीछे पानी बच गया है तो वहां पे झील बना होगा, कृत्रिम झील बना होगा। तो उस झील का नाम आपसे पूछा जाता है, तो झील का नाम बताइए। बड़ा पुराना नाम है, जानते भी हैं आप लोग, जिसका नाम है बाणसागर झील। क्या नाम है? बाणसागर झील। याद रहेगा ना, क्या सा है? बाणसागर झील। बाणसागर झील के नाम से याद रखिएगा उसको। तो ये था हम लोगों का सोन नदी परियोजना, जिस पर एक झील बना हुआ है, बाणसागर झील। आइए है कोसी नदी परियोजना, जिसको हम लोग कहते हैं कि तबाही ला देता है। अब जरा सा गंडक नदी के देख लीजिए। गंडक नदी, गंडक नदी को देखिएगा ध्यान से। तो गंडक नदी यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है। कहां है? यूपी और बिहार के बॉर्डर पर। यूपी और बिहार के बॉर्डर को अगर ले लीजिएगा, बिहार के बॉर्डर, तो उसी पर एक बांध बनाया गया है, उसी पर एक बांध बनाया गया है जिसको कहते हैं गंडक नदी घाटी परियोजना। यूपी और बिहार के बॉर्डर पर, है ना, एक बांध बना है, एक बांध बना है। इसको क्या बोलेंगे? है ना, गंडक नदी घाटी परियोजना, है ना, गंडक नदी घाटी परियोजना इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसी परियोजना को आपकी किताबों में पढ़ना है, जिसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। और ये पूछा जाएगा कि कहां है। अगर ये जो यूपी और बिहार के बॉर्डर जिसको आप बोल रहे हैं, तो किस जगह पर? एक्चुअली ये बिहार में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? बिहार में। तो बिहार में ही वो बांध है। कहां पे? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया जिसको आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेतिया। तो वहीं पर वह बांध है। उस बांध गंडक नदी घाटी परियोजना, उसको हम लोग बोलेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि है कहां? तो यह वाल्मीकि नगर में है। कहां है? यह वाल्मीकि नगर में है। वाल्मीकि नगर में है। कहां पे है? वाल्मीकि नगर में है। वाल्मीकि नगर कहां बोले तो? पश्चिमी चंपारण। हाँ, पश्चिमी चंपारण, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बेतिया। क्या बोलते हैं? बेतिया भी बोलते हैं। जो आपको समझ में आ रहा है वही लिखिएगा। तो वहां पर ये बांध है। तो एक तरह से कहिए, अगर पूरे अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो वहां से उत्तर प्रदेश उसके बाद शुरू हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर कर सकते हैं उसको, जहां पे ये नदी घाटी परियोजना है। कौन सा? गंडक नदी घाटी परियोजना है। यहां तक क्लियर हो गए? तो आपको जितना भी परियोजना पढ़ना था आपके किताब में, क्लास 10 में, है ना, ज्योग्राफी में जितना परियोजना पढ़ना था, हमने एक एक परियोजना आप लोगों को पढ़ा दिया। समझे कि नहीं? पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, है ना, उसके बाद आप लोगों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना, इसके साथ साथ केरल, केरल के साथ साथ आप लोग तमाम बिहार वगैरह, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे चीजों के बारे में, उड़ीसा के बारे में आप लोगों ने सारी जानकारियां प्राप्त कर लिया कि कौन कौन सी नदी परियोजना है और जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से आप लोगों ने अध्ययन किया। तो नदी परियोजना हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब थोड़ा सा रह गया है, देख लीजिएगा ध्यान से, और उससे जो क्वेश्चंस आएंगे आपको वो मैं बता दे रहा हूं, है ना। राष्ट्रीय पेयजल योजना, इससे क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पेयजल योजना, तो राष्ट्रीय जो पेयजल योजना है इसके बारे में समझ लीजिए। तो राष्ट्रीय पेयजल योजना कब 1986 में बना था? कब बना था? 1986 में। याद रखिएगा इस चीज को, 1986 में राष्ट्रीय पेयजल योजना। इसी को क्या किया गया ना 1991 में। कब? 1991 में। तो राष्ट्रीय पेयजल योजना को 1991 में नाम को बदल दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। तो 1991 में नाम बदल गया, नाम बदल गया।
उसका नाम क्या था? राष्ट्रीय पेयजल योजना। अब क्या कर दिया गया? नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो राजीव गांधी पेयजल योजना। क्या कर दिया गया? राजीव गांधी, है ना, पेयजल योजना इसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पेयजल योजना का नाम कब और क्या हुआ? तो 1991 में राजीव गांधी पेयजल योजना हो गया। क्या हो गया? राजीव गांधी पेयजल योजना। समझ में आ गई बात? तो अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय जल संरक्षण अधिनियम कब बना। तो राष्ट्रीय जल संरक्षण अधिनियम मतलब कानून। राष्ट्रीय जल संरक्षण जो है 1987 में बना। कब बना? 1987 में। ये याद रखिएगा, कब बना? 1987 में। हम आपको पढ़ा दिए हैं राजस्थान में, है ना, हम लोग क्या किए थे? पानी को रोकने के लिए भूमि के अंदर में टंकी खोद दिए थे, और भूमि के अंदर में जिस तरह से टंकी का आकार देकर के वहां पर पानी को जमा कर रहे थे, पानी का संरक्षण कर रहे थे, वहां के लोगों ने उसको क्या कहा था? खादेन। क्या कहा था? खादेन। क्या बोला था उसको? खादेन। लेकिन वही अगर हम एमपी और यूपी की बात करेंगे तो उसको क्या बोले थे? जोहर। क्या बोले थे? जोहर। जोहर कहाँ के लोग बोलते हैं? यूपी और एमपी के व्यक्ति इसी चीज को क्या बोलते हैं? जोहर। जैसलमेर के लोग क्या बोलते हैं? जोहर। राजस्थान के लोग इस चीज को क्या बोलते हैं? खादेन। तो यहाँ पे इस बात को समझ लीजिएगा, पानी को रोक करके खेत में जो है से हम खेत में जो मेढ़ जो बनाते हैं, खेत में जो मेढ़ बनाते हैं, जो ऊंचा ऊंचा आरी बनाते हैं, उसी को हमने ये कहा जोहर कहते हैं। यहाँ इसके लिए क्या है भैया? तो देखिए यहाँ इसके लिए एक संस्था है। इसके लिए क्या है? संस्था। इसके लिए एक संस्था है राजस्थान में। इसके लिए एक संस्था है ना, एक संस्था है। कहाँ? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। उस संस्था को क्या कहते हैं? तरुण संस्था। उस संस्था को क्या कहते हैं? तरुण संस्थान। उसको क्या बोलते हैं? तरुण संस्थान। उसको क्या बोलते हैं? तरुण संस्थान। यहां तक आप लोगों ने सीख लिया। अब आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, देखिएगा हिमाचल प्रदेश में आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बात कर ले। किसकी बात कर ले? जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का। तो बारिश का जो पानी है, कहां का पानी है? बारिश का। तो बारिश का पानी एक विशेष प्रकार के द्वारा सीधे के सीधे खेतों में पहुंचा दिया जाता है। देखिएगा ध्यान से, आप हिमाचल प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की। हमारे यहाँ का पानी सीधे नली में हो जाता है, बिहार का पानी कहां हो जाता है? नली में। लेकिन याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर दो ऐसे राज्य हैं जहां बारिश का पानी है ना, किसका पानी? बारिश का पानी सीधे सीधे कहां जाता है? एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, है ना, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा बारिश का पानी जो है एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा इसको सीधे सीधे खेतों में पहुंचाया जाता है। प्रक्रिया के द्वारा सीधे कहां पहुंचाया जाता है? खेतों में पहुंचाया जाता है। खेतों में पहुंचाया जाता है। खेतों में पहुंचाया जाता है। अब बताइए, जहां एक तरफ आपका पानी नली में गिर रहा है, वहां पे यहाँ है ना एक विशेष प्रकार की विधि से कहां पहुंचा दिया जा रहा है ना, खेतों में पहुंचा दिया जाता है। तो इस विधि का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो हाँ, इसको, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बुल, या उसी मैंने बुल भी कहिए या उल भी कहिए, है ना, बुल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बुल। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? बुल, या इसको इल भी कहते हैं। बुल या इल, है ना, बुल या इल कहते हैं इस प्रक्रिया को। समझ में आ गई बात ना? इसको ध्यान में रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में जिस विशेष प्रक्रिया के द्वारा बारिश का पानी को खेतों में पहुंचाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बुल भी कह सकते हैं या इल भी कह सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, उत्तरी भारत में हमने कहा था, उत्तरी भारत में सिंचाई के लिए क्या था? तो उत्तरी भारत में सिंचाई के लिए, है ना, क्या था? सिंचाई के लिए क्या था? तो नहर की व्यवस्था। तो चूंकि नदी बहुत ज्यादा है ना, तो नहर की। वही अगर हम लोग दक्षिणी भारत की बात कर रहे थे, तो दक्षिणी भारत में सिंचाई के लिए क्या था? तो कुआं था। और क्या था? तो तालाब था। क्या क्या चीज था? कुआं और तालाब था। ये दोनों चीज वहां पे मिल रहे थे। और याद रखिएगा, आप हम पढ़ाए थे कि वर्षा पानी का संरक्षण के लिए एक नियम बना है। वह नियम किस राज्य में बना है? तमिलनाडु में, है ना। यानी कि हम लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा
कि वर्षा पानी है ना, बारिश की जो पानी होता है उसका संरक्षण के लिए, उसका संरक्षण के लिए याद रखिएगा इस बात को, उसका संरक्षण करने के लिए एक कानून बना। कौन सा राज्य था जो कानून बनाया इसके लिए? तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने बनाया, है ना, कि बारिश के पानी को आपको संरक्षण करना है, पानी को बर्बाद नहीं करना है। तो देखिए कितना बढ़िया सोच है तमिलनाडु के सरकार का। और एक वैज्ञानिक थे या भूशास्त्री जिनको कहिएगा, जिसका नाम है फॉल्कन मार्क। क्या नाम है? फॉल्कन मार्क। इसका नाम है क्या चीज? फॉल्कन मार्क। यह एक तरह से कहिए तो वैज्ञानिक है या भूशास्त्री है। क्या है ये? भूशास्त्री, है ना। इन्होंने कहा था, ये कहां के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा स्वीडन के। तो कुछ जगह की कहां के थे? तो स्वीडन के। कहां के थे? स्वीडन के, याद है ना। हाँ, ये स्वीडन के थे। इन्होंने क्या बताया, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बताया कि पानी का अभाव कब माना जाता है, किसी भी देश में या किसी भी लोगों का पानी का अभाव कब माना जाता है। इन्होंने एक नियम बताया था। इन्होंने क्या दिया था, है ना, पानी का अभाव कब माना जाएगा, पानी का अभाव किसी देश में कब माना जाएगा, पानी का अभाव कब माना जाएगा। हम सीधा लिख देते हैं कब माना जाएगा। उसी के लिए इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा था कि प्रति व्यक्ति, क्या बोला था? प्रति व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति को प्रतिदिन, है ना, एक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर, याद रखिएगा 1000 घन मीटर, 1000 घन मीटर पानी न मिले। अगर आपको इससे कम पानी मिलता है, इतना पानी नहीं मिलता है, तो वहां पानी की कमी हो गई, है ना, न मिले, तो हम कह सकते हैं कि वहां पानी का अभाव है, वहां पानी का अभाव है, वहां जल का अभाव है। पानी उर्दू शब्द है ना, पानी का अभाव है। समझ में आ गई बात ना। इन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को 1000 घन मीटर पानी अगर नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को पानी का अभाव है, उस व्यक्ति को क्या है, पानी का अभाव है। यह बात किसने बताया था? तो फॉल्कन मार्क ने बताया था। किसने बताया था? फॉल्कन मार्क। कहां के रहने वाले थे? स्वीडन के। ये भूशास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इस बात को बताया था। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर जो क्लास 10 का था, जो तीसरा चैप्टर था, जिसका नाम था देखिए जल संसाधन। तो आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में कुल मिलाकर के आपको 6 चैप्टर पढ़ना है, जो सबके सब क्या है, संसाधन पर है। सबसे पहले पढ़े थे संसाधन विकास और उद्योग पढ़ लिए थे। दूसरा पढ़े थे भूमि और मृदा संसाधन। तीसरा पढ़ लिए हम लोग जल संसाधन, जो भी हम समाप्त किए। जो चौथा जो संसाधन होगा, वह संसाधन जो है वन और वनस्पति संसाधन हम लोग पढ़ेंगे। समझे कि नहीं? इसके बाद क्या पढ़ेंगे? तो खनिज संसाधन पढ़ेंगे। और छठा जो चैप्टर होगा वह पढ़ेंगे हम लोग ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्राकृतिक संसाधन है। और फिर है मानव निर्मित संसाधन कौन कौन है, तो उसी में आता है कृषि पढ़ने के लिए, कृषि संसाधन के लिए पढ़ने के लिए। उसी में आपको आएगा निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ने के लिए, और उसी में आएगा परिवहन संसाधन के बारे में पढ़ने के लिए। तो बारी बारी से सब पढ़ेंगे। पहले भी प्राकृतिक संसाधन के 3 चैप्टर हम लोगों ने समाप्त किए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने क्लास को हम ऑफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।